मौजूद हैं और एक सरकार की बड़ी योजना है जो आज। और देखिए इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी है और ये ड्रीम प्रोजेक्ट भी नीतीश कुमार का गंगा जल उद्वह योजना का जायजा उनकी तरफ से लिया जाता हुआ। और देखिए पानी जो है वो किस तरीके से यहाँ पर पहुंचा है और ये अपने आप में एक अद्भुत क्षण। अधिकारियों के साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से बैठक भी की जा रही है। आपको बताते चले कि रविवार को ही मोटर का परीक्षण किया गया था, निरीक्षण किया गया था और गंगा उद्वह योजना की एक खूबसूरत तस्वीर आपके सामने। तो हथीदह से गंगा जल राजगीर और नवादा इस जगह पर लाया गया और खास तौर पर यहाँ से अलग अलग जगहों पर नवादा हो, राजगीर हो, गया हो और बोध गया में सप्लाई किया जाएगा। और एक बड़ी परियोजना सरकार की पूरी होती है। गंगा जल यहाँ पर लाया गया है हथीदह से और एक कहा जा सकता है कि इस पूरे इलाके की जो तस्वीर है वो अब बदलने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पेयजल संकट है, सिंचाई की संकट है और अब सरकार के इस भागीरथी प्रयास से इस इलाके की तस्वीर बदलने वाली है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 नवादा। और देखिए किस तरीके से ये भगीरथी योजना इसे कही जाएगी, क्योंकि इस योजना के तहत इलाके का संपूर्ण विकास होगा। पानी की जो समस्या इन इलाकों और आसपास के इलाकों के लिए थी, उस जगह को कैसे गंगा जल के जरिए परिपूर्ण किया जाता हुआ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट भी। और देखिए किस तरीके से अविरल धारा जो है वो गंगा की यहाँ तक पहुंची है और ये यहीं रुकने वाली नहीं है। अपने अंतिम चरण में, अपने अंतिम पड़ाव पर ये उदय योजना जरूर है और इसी तरह से एक एक करके इस योजना के जरिए तमाम वैसे इलाकों में जहां पर जल संकट है, लोगों को, किसानों को सिंचाई को लेकर समस्या होती है, उन सारे जगहों तक इस योजना का विस्तार कैसे किया जाए उसकी एक महत्वपूर्ण और खूबसूरत तस्वीर इस वक्त जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी 91 किलोमीटर का सफर पूरा करते हुए गंगा जल जो है वो नवादा पहुंचा है। राजगीर, बोधगया और नवादा के लोगों को ये शुद्ध जल गंगा का हासिल होगा। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अपने आप में बहुत खूबसूरत और ऐतिहासिक पल भी जहां पर इस उदय योजना के तहत गंगा जल जो है इस इलाके में पहुंच सकी, जहां पर जल को लेकर लोगों के सामने एक बहुत बड़ी और विकराल समस्या थी। तो देखिए यहाँ पर तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि कैसे ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती हैं, कैसे अपने आप में ऐतिहासिक हो जाती हैं। गंगा का जल जो है वो 91 किलोमीटर का सफर पूरा करते हुए गंगा जल नवादा पहुंचा है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं। राजगीर, बोधगया और नवादा के लोगों के लिए ये अपने आप में ऐतिहासिक क्षण है। कुल 3200 करोड़ की लागत से फरवरी 2020 में इस योजना की शुरुआत की गई, जिसे ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का माना गया। और अब ये गंगा जल जो है पटना के हाथीदह से नवादा के मुतनाजे तक पहुंच चुका है, जिसके गवाह यहाँ पर इन इलाकों के लोगों के साथ तमाम बिहारवासी और देशवासी भी हो रहे हैं, क्योंकि एक योजना जिसके जरिए नदियों को जोड़ना, नदियों को जोड़ने के साथ उन इलाकों तक नदियों के जल को पहुंचाना और जिन इलाकों में सूखा की समस्या रही है उन इलाकों तक पानी पहुंचाना। और फिलहाल इस वक्त आपके सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ये किसी सपने से कम होने से आप सब लोगों को पता सर, आगे बताइए सर। पहले भी मेरा कंसेप्ट था, गंगा जल पहुंचे और जो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ काम करने का मौका मिला था तो हमने यहाँ की भी स्थिति देखी थी, गया की भी स्थिति देखी। हमारी तो इच्छा शुरू से थी कि गंगा जल को वहाँ पहुँचाएंगे, गया के लिए, और गया का मतलब गया और बोधगया के लिए और राजगीर के लिए, और यहाँ तक लाएंगे हम लोग बिल्कुल नवादा के लिए। तो पहली बार तो कोई समय लोगों ने ध्यान नहीं दिया था कुछ देर। इस बार जब आप जानते हैं कि जब आप सब लोगों को जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कराई और उसी समय हमने ये तय किया कि साहब गंगा जल को यहाँ तक पहुँचाना, और उसी समय जो सारी बात हुई और कैसे कहाँ से लाएगा, तो हमने शुरू में ही बता दिया था कि गंगा जल को लाने से कहाँ से सुविधा होगी, मोकामा के पास।
अब ये लोग डिपार्टमेंट का लोग जगह जगह जा करके देखा। हमने कहा जितना देखना है देख लो, एक ही जगह से ठीक से आएगा। तो अंत में सबको लगा कि नहीं वही ठीक से आएगा, तो वही करके फिर उसका रास्ता हम 2-3 राउंड घूम करके किस तरह से रूट बनना चाहिए और कहाँ से पानी आप लाइएगा पूरे अलाइनमेंट के लिए, तो अल्टीमेटली लोग सब एग्री किए और उसी अलाइनमेंट से हो गया। सब हमने देखा अनेकों बार। अब इसके बाद पिछली बार भी आकर के हम यहाँ भी देखना है और गया का भी देखते हैं, बोध गया का भी, और जहाँ जाएगा फिर बाई रोड जा करके जो पाइपलाइन को बिछाया जा रहा था यहाँ से सीधे ले जाने के लिए, हम एक एक जगह देखे हैं कि कहाँ पर जा रहा है, कितना दूर तक हो गया, कितना बचा, अनेक जगहों पर। तो अब लगभग वहाँ भी पहुँचने वाला है। यहाँ तक का तो पहुँच गया, वहाँ तक भी पहुँचने वाला है। तो अभी ये लोग वही ट्रायल कर रहे हैं, लेकिन असल काम जो होगा वो बरसात के समय में ही, जो 4 महीने हम लोगों ने तय किया है, वहाँ से पानी लेंगे और यहाँ पर और यहाँ से फिर 3 जगहों पर जाएगा और वहाँ पर उसको प्यूरिफाई किया जाएगा, शुद्ध किया जाएगा और तब लोगों के वितरण के लिए वो सब होगा। ये सब पहले से एक एक चीज तय है और उसके लिए काफी बार मीटिंग कर चुके हैं। और आज जो हम आए हैं ये तो देख ही लिया कि ठीक है अब यहाँ तक आने की स्थिति हो गई। अभी हम सब जगह जाकर के देखेंगे कि भाई हम तो चाह रहे हैं कि इसी साल शुरू तो कर दे कम से कम वहां से ला करके लोगों को सप्लाई करने का। तो कहां पर पहले ले जाएंगे लोग पानी को और वहां से और कौन डिस्ट्रीब्यूट जो करना है जिस एजेंसी को, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। यहाँ वाला काम तो अनेक बार देख चुके, यहाँ तो हो गया। यहाँ पर आएगा और यहीं से फिर जाएगा गया की ओर, और यहीं से हम बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ यहीं से नहीं बल्कि नवादा के भी पास बना देना चाहिए। और पहले भी उसके लिए हम लोगों ने जगह तय करवाया था, इन लोगों ने सोचा था उसकी कोई जरूरत नहीं से कर देंगे। हमने कहा कि नहीं, वहां भी कर देना चाहिए, सब दिन किसी तरह की कोई असुविधा नहीं आएगी। तो वो सब अब करने वाले हैं ये लोग। और यहाँ पर भी देखेंगे कि भाई पानी को जो सप्लाई शहर में करेगा सब जगह, तो उसको यहाँ से ले जा करके जो सप्लाई किया जाएगा उसको देखेंगे। क्योंकि अब पानी को लाने का और उसको शुद्ध करने का, प्यूरिफाई करने का, ये सब काम तो इधर से होगा। और उसको दे करके तो अलग अलग जगह पर अलग अलग एजेंसी है। कहीं आपको गया में नगर विकास करेगा और यहाँ PHED वाला करेगा, नवादा में भी PHED वाला ही करेगा। तो आखिरकार किस जगह से यहाँ से ये लोग पहुँचा देंगे पानी और वो फिर सप्लाई करेगा, तो उस स्थान को भी अभी हम देखेंगे। और वही हम स्थान गया और बोध गया का भी हम देखेंगे। आज हमारा यही मकसद है, ताकि पानी तो अब आने की बात हो न गई, अब यहाँ तक तो आने लगा। अब वहाँ अब कुछ ही दिन में जो इनका पाइपलाइन है वो ठीक हो जाएगा कि गया वाले स्थान पर पहुँचने लगेगा, पहुँचने की स्थिति हो जाएगी 1 महीने के अंदर, तो वो भी हो जाएगा। लेकिन लोगों को पानी की आपूर्ति के लिए सब तरह की सुविधा हो जाए, इसलिए हम आए हैं। सर, ये इलाका आज अच्छा लगा, ये पानी लाने का इंतजाम हो गया। तो अभी तो एक सिंबॉलिक है, ये असली तो देख लीजिए, ये तो सिंबॉलिक है, लेकिन असली चीज तो शुरू होगा, आप समझ लीजिए जुलाई से। हाँ, जब जुलाई से पहले जून में ही 15 जून के बाद से ही शुरू होगा, 15 जून के बाद से ही शुरू होगा और उसके बाद किया जाएगा वो असली तौर पर। अभी तो एक सिंबॉलिक देख रहे हैं कि लाने का जो सिस्टम है, अपने सब सिस्टम को देख लेंगे, हर सिस्टम को कैसे ठीक रखें, किस तरह से सब जगह पहुंचा दिया जाए, तो उसी के चलते ये लोग ला रहे हैं। तो अब देखिए, अब देखें, हमको बहुत अच्छा ये ट्रायल है, एक ट्रायल कर रहे हैं ये लोग। यहाँ तक अब देखिए भर गया, तो इसी तरह से रिजर्वायर में जाएगा। सर, पूरा इलाका पानी के लिए तरसता है, कितनी बड़ी इसका तो बना हुआ सिस्टम है। यहाँ आएगा, यहाँ से अलग अलग जगहों पर जाने का इंतजाम होगा, फिर उसको प्यूरिफाई करने का इंतजाम होगा और फिर उसको जहाँ जहाँ जाना होगा वो तो अलग अलग होगा सिस्टम। लेकिन यहाँ पर तो आ गया, आप इसको भी थोड़ा ठीक करके सब जगह पर भेज देंगे और वहाँ पर उसको पूरा प्यूरिफाई करके डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये है सर, कितनी बड़ी बात है इन इलाकों में जो बूंद बूंद पानी के लिए हर साल तरसता है। जानते ही है कि क्या दिक्कत है। पूरे तौर पर तो जितना होना चाहिए उतना पानी का है नहीं।
सबको हिसाब किताब आप जान ही रहे हैं, इसलिए तो हम लोगों ने किया ही है। लोकल लोग और आपको गया में तो भगीरथ क्या कह रहे करना हैं। पड़ता है, लोकल लोग आपको भागीरथ मान रहे हैं सर। अरे चलिए क्या करता है। सब लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि लोगों से जो मांग किया गया जगह हम लोग लिए हैं, सब लोगों ने मदद किया है। सब लोगों को अभिनंदन करते हैं कि सब लोगों ने सहयोग किया है, तब ये काम हुआ है। सर सिंचाई के लिए क्या कहना चाहिए? गंगा जी गंगा जी गंगा जी को कहाँ कहाँ पहुँचा देंगे सोच लीजिए। सर राज्यसभा किसको भेज रहे हैं? तो बिहार के नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि ये सिंबॉलिक बात आज है, लेकिन ये दूरी लंबी तय करनी है। कई चुनौतियां थी, इन चुनौतियों को हमने दूर करने को लेकर तमाम निर्देश दिए। निर्देशों में ग्रामीणों के स्तर से बड़ी मदद मिली, लोगों ने अपनी जमीन दी और अब गंगा का जल जो है वो यहां तक पहुंचा है। लेकिन घरों तक पहुंचाने को लेकर किस तरीके से यहां पर व्यवस्था की गई है, उन एक एक चीजों को बारीकी से देखना जरूरी है, जिसका निरीक्षण आज उनकी तरफ से खुद किया जाएगा। नवादा में इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लेकिन इसके बाद बोधगया भी वो जाएंगे। और देखिए ये मौजूदगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नवादा में, जहां पर ड्रीम प्रोजेक्ट का अवलोकन भी कर रहे थे, गंगा जल उदय योजना, जिसके तहत गंगा जल यहां तक पहुंच गई। और इसी दौरान तमाम सवालों के बीच में पत्रकार की तरफ से ये भी सवाल पूछे गए कि राज्यसभा किसे भेजा जा रहा है, क्योंकि बिहार में इस वक्त बिहार की सियासत को गरमाने के लिए ये एक सवाल काफी है और इस सवाल का जवाब अब तक किसी भी पार्टी की तरफ से अपने अपने स्तरों पर नहीं दिया गया है। जेडीयू में किसका चुनाव किया गया है, कौन राज्यसभा जा रहा है, इस सवाल पर जवाब देने से बचते नजर आए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो ये तस्वीर, इन तस्वीरों को देख करके सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि भगीरथ का एक अवलोकन, भगीरथ का एक स्वरूप लोगों को, इन इलाकों के लोगों को जिन्होंने जल संकट को करीब से देखा है, उनके लिए ये बड़ी समस्या थी और इस समस्या से निजात दिलाने में ये योजना, ये परियोजना बेहद महत्वपूर्ण और कारगर। तो सीएम नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा जल उदय योजना, जिस योजना का उन्होंने जायजा लिया, उन्होंने कहा कि ये शुरुआत है, ये सिर्फ आज एक सिंबॉलिक कोशिश, लेकिन इसके साथ ही अपने तमाम चरणों और पायदानों को पार करता हुआ ये लोगों के घरों तक पहुंचे और ये जल्द से जल्द पूरा हो सके, इसकी दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। और बड़ी खबर इस वक्त किशनगंज से आ रही है, जहां मंडल कारा में छापेमारी की गई है। जिला प्रशासन की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई, वार्डों में तलाशी का अभियान चलाया जा रहा है। 1 घंटे से ये अभियान और कार्रवाई इस वक्त होती हुई मंडल कारा से, जहां पर ये बड़ी खबर आ रही है, 1 घंटे से कार्रवाई की जा रही है, छापेमारी की जा रही है। मंडल कारा में छापेमारी की ये कार्रवाई तकरीबन पिछले 1 घंटे से हो रही है। किशनगंज से ये बड़ी खबर, जहां पर जिला प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। कई तरह की जानकारियां, इनपुट्स जिला प्रशासन को मिले थे, जिसके बाद वार्डों की तलाशी ली जा रही है और कार्रवाई को अंजाम देते हुए तकरीबन 1 घंटे का वक्त हो चुका है। 1 घंटे से यह कार्रवाई इस वक्त होती हुई। तो किशनगंज से यह बड़ी खबर आ रही है, देखिए मंडल कारा में छापेमारी की यह कार्रवाई इस वक्त हो रही है किशनगंज में, जहां पर एक एक वार्ड की तलाशी ली जा रही है। किशनगंज डीएम, एसपी, एसडीओ, एसडीपीओ के नेतृत्व में यह छापेमारी की जा रही है। वार्डों में तलाशी का अभियान चलाया जा रहा है, जिले के सभी वार्डों में एक एक करके जांच की जा रही है। औरंगाबाद के मटिया पंचायत में आवास सहायक से मारपीट का वीडियो सामने आया। वीडियो में आवास सहायक रंजीत कुमार मिश्र को कुछ ग्रामीण पीटते हुए नजर आ रहे हैं। जरा इन तस्वीरों को सबसे पहले देख लीजिए। जो शख्स यहां पिट रहे हैं आवास सहायक रंजीत कुमार, तस्वीरों में आप देख सकते हैं ग्रामीण किस तरह से आवास सहायक की जमकर पिटाई कर रहे हैं और किस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आवास सहायक लाभार्थियों से रिश्वत मांगी थी। इसके पहले वार्ड सदस्य और आवास सहायक के बीच कमीशन खोरी को लेकर फोन पर काफी बहस और गाली गलौज होती है, जिसके बाद पिटाई का यह वीडियो सामने आया है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ग्रामीणों को पिटाई का अधिकार है, क्योंकि कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी के पास नहीं। क्या ग्रामीणों को पिटाई का अधिकार है, ये सवाल। आवास सहायक की शिकायत आखिर क्यों नहीं की गई? शिकायत पर कानून सम्मत कार्रवाई होती, लेकिन ग्रामीणों ने कानून को हाथ में लिया। क्या पिटाई कानून का उल्लंघन नहीं है?
दोषियों पर कार्रवाई कब होगी, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल। क्या पिटाई कानून का उल्लंघन नहीं है? और इस पिटाई में शामिल दोषियों पर कार्रवाई कब होगी? क्या रिश्वत मांगने वाले पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? खबर गया से, जहां पर 2 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। शराब से मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। यह बड़ी खबर इस वक्त गया से, जहां पर 2 लोगों की संदिग्ध मौत, शराब पीने की वजह से मौत की आशंका परिजनों की तरफ से जाहिर की जाती हुई देसी शराब के सेवन की आशंका जाहिर की जा रही है। आमस थाना का यह इलाका, जहां के पथरा गांव में यह घटना हुई है। शराब के सेवन से लोगों की जान गई, ये परिजन कह रहे हैं। बीमार लोग भी बताए जा रहे हैं जो पीएचसी में इस वक्त इलाजरत हैं। और पुलिस इस मामले पर किसी तरह के बयान देने से बच रही है। पुलिस ने अपनी तरफ से चुप्पी साध रखी है। मेडिकल रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है कि मेडिकल रिपोर्ट आएगी, उसके बाद किसी तरह का इस पर बयान दिया जाएगा। लेकिन परिजन मुखर तौर पर खुलकर कह रहे हैं कि शराब के सेवन से ही लोगों की जान गई। शराब पी के कितने लोगों की मौत हुई है आपके गांव में? अभी तक तो 2 आदमी के। कौन कौन है? वो एक छोटा मेरा भाई है, लड़का है। क्या नाम है भाई का? अरविंद पासवान। और लड़के का? अमर पासवान। किस टाइम इन लोग शराब पिए थे और कहाँ पिए थे? शराब जो है कि सवेरे के टाइम में पिया है इन लोग। रविवार को? हाँ नहीं, सोमवार को। सोमवार की सुबह की सोमवार की शाम? नहीं, सुबह। अच्छा, और तबीयत किस टाइम से इन लोगों की गड़बड़ा? तबीयत जो है कि वही 12 बजे के बाद से गड़बड़ाया है। तो फिर आप लोग कहीं इलाज कराया? इलाज के लिए गए यहाँ मेडिकल में, तो यहाँ से अथी कर दिया। और कितने लोग शराब पिए हैं जिससे वो लोग बीमार हैं? ये हमको पता नहीं, हम तो अपने में उलझ गए। तो देखिए, इलाके के लोगों का कहना है, परिजनों का कहना है कि तकरीबन 8 से 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने शराब का सेवन किया था। 2 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन प्रशासन इस पर चुप्पी साधे हुए है। जब जब संदिग्ध मौतें होती हैं तो ये से संदिग्ध बताकर सीधे पल्ला झाड़ लिया जाता है। सवाल उठता है कि आखिर ये संदिग्ध मौत है क्या? ऐसी मौतों में मृतक के परिजन शराब पीने से मौत का दावा जरूर करते हैं, फिर पुलिस प्रशासन जांच की बात कहती है। जांच रिपोर्ट आने में कई सप्ताह लग जाए। पुलिस कई जगहों पर इस दौरान छापेमारी जरूर करती है। कुछ शराब माफियाओं और तस्करों को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन असली गुनहगार हर बार बच निकलता है। और ऐसे में अब तक इस साल शराब से कितनी मौतें हुई, उन आंकड़ों पर भी जरा एक नजर डाल लीजिए। 22 मई से तारीख की शुरुआत, छपरा में 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 21 मार्च की तारीख, भागलपुर में शराब के सेवन से 17 लोग जान गंवा देते हैं। बांका में शराब से 12 लोगों की मौत 20 मार्च को हो गई। इसी 20 मार्च को मधेपुरा में शराब ने 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं 16 मार्च को कटिहार में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की जान चली गई। सारण में शराब से 19 लोगों की जान जाती है। 13 मार्च की तारीख, गोपालगंज में 7 लोग की मौत हो गई। 20 जनवरी 2022 सारण में 16 लोगों की जान गई। और जनवरी में नालंदा में सब शराब की वजह से 14 लोगों की मौत हो गई। तो तारीख दर तारीख आपके सामने वो आंकड़े जो सचमुच सवाल को खड़ा करते हैं कि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत कैसे मानी जाए। जब परिजनों का ये बयान, तो मौत को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी या पुष्टि क्यों नहीं? सीएम नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। राज्यसभा के लिए बिहार में 5 सीटों पर चुनाव होंगे और इन 5 सीटों में जो सीट पर लोगों की सबसे ज्यादा नजर है वो सीट है आरसीपी सिंह की। जेडीयू ने आरसीपी सिंह के नाम पर अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। पार्टी नेताओं के बयान से दिनों दिन इस पर सस्पेंस जरूर बढ़ता जा रहा है। अब सवाल उठता है कि अगर जेडीयू आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेजती है तो क्या होगा, और अगर जेडीयू आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजती है तो वैसी स्थिति में क्या होगा। चलिए अब आपको बताते हैं, ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाते हैं कि अगर आरसीपी सिंह राज्यसभा भेजे जाते हैं तो क्या होगा। आरसीपी सिंह
केंद्र में मंत्री बने रहेंगे, केंद्रीय इस्पात मंत्री की कुर्सी वो संभालते रहेंगे। जेडीयू के प्रति अगर आरसीपी सिंह की बात की जाए तो उनकी आस्था और ज्यादा बढ़ेगी। जेडीयू संगठन की मजबूती पर वो और ज्यादा फोकस होंगे, जोर देंगे। आरसीपी से बिदकने वालों का संकट बढ़ जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में मनमुटाव की अगर बात करें तो मनमुटाव के बावजूद जेडीयू इस हालात में ज्यादा मजबूत होगा, ये बात खुलकर कही जा रही है। और चलिए अब ऐसे में ये भी जान लेते हैं कि अगर जेडीयू आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजता है तो वैसे हालात में क्या परिस्थितियां हो सकती हैं। आरसीपी अगर राज्यसभा नहीं जाते हैं तो केंद्रीय मंत्री जो इस भूमिका में वो अभी हैं, ये मुश्किल हो जाएगा उनके लिए इस भूमिका में बने रहना। जेडीयू के अंदर गुटबाजी और ज्यादा तेज हो जाएगी, जिसकी आशंका जाहिर की जा रही है। जेडीयू के अंदर फूट की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि आरसीपी सिंह संगठन करता है और इसीलिए आरसीपी को संगठन का फायदा हासिल होगा। जेडीयू के कई विधायक और मंत्री आरसीपी के साथ हो जाएंगे। आरसीपी बीजेपी के साथ जा सकते हैं और आरसीपी के आने से बीजेपी मजबूत हो सकती है। जेडीयू को एकजुट रखना वैसे हालात में मुश्किल हो सकता है। और ऐसे में देखिए सवाल बहुत सारे उठते हैं। सवाल ये उठता है कि आरसीपी पर जेडीयू आखिर चुप क्यों है। ये तमाम वो सवाल भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आरसीपी पर जेडीयू चुप क्यों है। आरसीपी पर जेडीयू की चुप्पी की वजह जेडीयू के वो नेता हैं जो आरसीपी के केंद्रीय मंत्री बनने से दुखी हैं। आरसीपी के केंद्र में देखना वो नहीं चाहते। आरसीपी को बागी की तरह ये लोग देखते हैं। आरसीपी को बीजेपी के करीबी माना जाता है इन लोगों की तरफ से। आरसीपी के जाने को ज्यादा नुकसान ऐसे लोग नहीं मानते और दम भी भरा जाता है कि आरसीपी की कमी की भरपाई की जा सकती है। बहुत बड़ा आरसीपी कोई फैक्टर नहीं होंगे। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।